हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी होपफुली बहुत बढ़िया चल रही होगी। अभी तक आपने चारों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 10, पार्ट 4 जो हम लोगों ने रिलीज़ किया है, अगर आपने इस चारों वीडियो को देख लिया होगा तो आपका मैथ्स का रिवीजन बहुत सही तरीके से चल रहा होगा। और अब हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं पार्ट 5। इस पार्ट में आपको समझने को ज़्यादा आपको अपने से बनाने की ज़रूरत है। आपको ये देखना है कि अब जो क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहे हैं, ये आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, अगर आपने ये चारों पार्ट को बहुत बढ़िया तरीके से किया होगा, तो ये पाँचवें पार्ट में आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर पाएँगे, है ना? तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन में। वापस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि 2024 से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया था, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसको सॉल्व करने का अप्रोच को समझते हैं। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस रूट 7x प्लस 2 हैज। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टू इक्वल रियल रूट्स, इसका कंडीशन क्या होता है आप ये बताइए। इसका कंडीशन होता है अगर इक्वल रूट है तो d इज इक्वल्स टू 0। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसका कंडीशन होता है d इज ग्रेटर देन 0। मोर देन टू रियल रूट्स, ये तो क्वाड्रेटिक में होता ही नहीं है। नो रियल रूट्स का कंडीशन होता है d लेस देन 0। और अब आपको डी का कंडीशन तो पता चल गया है, और डी क्या होता है ये आपको मालूम है। डी होता है डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ व्हाट इज बी? बी क्या है? रूट सेवन का स्क्वायर, 7 माइनस 4। व्हाट इज ए इज 3 एंड सी इज 2। तो 7 माइनस 24, जो भी रिजल्ट आएगा वो एक निगेटिव नंबर होगा, मतलब डी 0 से छोटा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर नो रियल रूट्स। अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट था तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत बना लेते। सबसे पहले आप डी निकालते, डी निकालने के बाद आप तुरंत बोल देते कि भैया जो वैल्यू है वो नो रियल रूट्स की वैल्यू है। हाँ या ना? यहाँ से आप इसको कंप्यूट भी कर सकते थे, -17। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Mr. Anuj deposits rupees 500 per month for 18 months in a recurring deposit account at a certain rate. If he earns rupees 570 as an interest at the time of maturity, then his matured amount is। अच्छा, matured amount क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए, आपको मैं हमेशा बता रखा हूँ कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये आपको कोशिश करना है कि आप विद इन 1 मिनट इसको आप सॉल्व कर दें। तो इसीलिए क्वेश्चन का अप्रोच भी वैसा ही रहना चाहिए। और आप देखें तो आपको एग्जामिनर आपसे चाह भी वैसा ही कुछ रहा है, क्योंकि उन्होंने ऑप्शंस भी आपको बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन का नहीं दे रखा है। क्लियर है? तो एक बार ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। तो एक्चुअली मैच्योर्ड अमाउंट होता क्या है? व्हाट इज मैच्योर्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इन्वेस्टेड कैसे निकालते हैं? पी इंटू एन प्लस आई। पी इंटू एन क्या है? 500 पर मंथ। कितने टाइम के लिए? 18 महीने के लिए। प्लस व्हाट इज द इंटरेस्ट इज 570। तो क्या इस ऑप्शन को खोजा जाए? 500 इंटू 18 इंटू 19 लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर देखा जाए 500 इंटू 18 प्लस 570 इज द फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? हाँ या ना? ये आपका इंटरेस्ट रहा, ये आपका अमाउंट इन्वेस्टेड रहा। तो 500 इंटू 18 प्लस 570 इज द फाइनल आंसर। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? नाउ, अगर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज, या तो ये बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? 0 से, या 0 के बराबर हो सकता है, और हमेशा छोटा हो सकता है 1 से, या 1 के बराबर हो सकता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का 1 हो जाता है तो उस इवेंट को कहते हैं श्योर इवेंट। और अगर P ऑफ E अगर 0 हो जाता है तो उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ये घटना घट ही नहीं सकती है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और वो घटना घटेगी ही घटेगी जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। तो उसी पे ये क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1/3, यहाँ पे 0.25, यहाँ पर 67%, मतलब ये 100% से कम है। हाँ या ना? ये 100% से कम है, ये 1 से कम है,
ये भी 1 से कम है और ये 1 से बड़ा है। हाँ या ना? तो कैन नॉट बी, आपको देखना है ऑप्शन आपसे क्या पूछा है, कैन नॉट बी कौन सा नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये 5/4 इज ग्रेटर देन 1। आपने इसको कैसे एनालाइज किया कि ये 1 से बड़ा है, तो आपने इसको कन्वर्ट किया 1 होल 1/4 और इसका मतलब होता है बच्चा 1 प्लस 1/4। तो आप एक में कुछ भी चीजें अगर ऐड करेंगे तो नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा, जिसके वजह से ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है, जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अगर इस लाइन के पैरेलल होना है तो इसका मतलब क्या है, स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो। स्लोप अगर जीरो होना चाहिए तो सॉरी, स्लोप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इस लाइन के। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, कंप्यूट कर लीजिए। 4y इज इक्वल्स टू -7 -3x, y इज इक्वल्स टू -7/4 -3/4 x, -3/4 इसका क्या है स्लोप। अब ओरिजिन से कोई भी लाइन अगर पास होगी उसका मतलब क्या है, ओरिजिन से पास होने का मतलब है, मैं ओरिजिन से आपका कौन सा लाइन पास होता है, आप इस चीज को देखिए। अगर मैं बोलूं x इज इक्वल्स टू वाई का जो लाइन होता है, अब ये लाइन कोई सी भी फॉर्मेट पे हो सकता है, चाहे तो ये mx इज इक्वल्स टू ny हो जाए, ये इसको इसी भी फॉर्मेट पे होना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में कुछ भी ये प्लस माइनस है, ठीक है, तो ये वैल्यू को ओरिजिन से क्या करता है, शिफ्ट करता है। ओरिजिन से क्या करता है, शिफ्ट करता है। कौन सा, ये प्लस और ये माइनस, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म रहता है तो वो वैल्यू को ओरिजिन से क्या करता है, शिफ्ट करता है। मैं आपको इसके एग्जांपल समझाता हूँ। अब मेरे पास एक ग्राफ है 2x इज इक्वल्स टू 3y, है ना। अब इसको आप निकालते कैसे हैं, आप ऐसा बॉक्स बनाते हैं, आप यहाँ पर x लिखते हैं और आप यहाँ पे y लिखते हैं। आप इसको सबसे पहले इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आप क्या बोलते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x/3। हाँ या ना? अब आप x की वैल्यू को 3 रखते तो y कितना निकल करके आता, 2। आप x की वैल्यू को 6 रखते तो y कितना निकल करके आता, 4। आप x की वैल्यू को 0 रखते तो y भी कितना निकल करके आता, 0। तो ये 0 और 0 आपको तभी मिलता जबकि इसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो। ये 0 का 0 मतलब तभी तो पास करेगा ओरिजिन से, आया ना। तो मैं आपको ये दिखाने का कोशिश किया, जरूरी नहीं है कि हमेशा x और y का जो कोफिशिएंट है वो आपका सेम होना चाहिए। ये m भी हो सकता है और ये n भी हो सकता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि 0 कंप्यूट करने पे दूसरी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 0, तभी तो वो लाइन ओरिजिन को पास करेगा। ओरिजिन को पास करने का मतलब, अगर ये मेरा है, ये ओरिजिन को पास कर रहा है ये लाइन, तो इसका मतलब इस जगह पर अगर मैं कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं तो आप 0,0 बोलेंगे, हाँ या ना। मतलब एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। तो एक्स भी 0 और वाई भी 0 कब होगा, जब वो ओरिजिन से पास करेगा, हाँ या ना। अब अगर इसके प्लस में और माइनस में कुछ भी होगा तो वो इस वैल्यू को क्या करता है, या तो राइट शिफ्ट करता है या तो लेफ्ट शिफ्ट करता है। कैसे क्या करता है इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं, वो अभी नहीं समझना। अभी सिर्फ ये समझना है कि ये जो कांस्टेंट टर्म जो होता है, इसके वजह से ग्राफ आपका लेफ्ट या राइट शिफ्ट करता है। तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, तभी ग्राफ आपका ओरिजिन से पास करेगा। तो जिसके वजह से ये दोनों ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, बस कौन से गए, ये दोनों ऑप्शन, हाँ या ना। इन दोनों ऑप्शन में कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब इन दोनों ऑप्शन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, कौन होगा, जिसका स्लोप कितना होगा, -3/4, क्योंकि आपको लाइन क्या रखनी है, पैरेलल भी रखनी है, तो स्लोप किसका -3/4 है। आप यहां से कंप्यूट करिए, इसको चेक करिए। 4y इज इक्वल्स टू -3x, y इज इक्वल्स टू -3/4x। तो इस वाले लाइन का जो स्लोप है वो मेरा -3/4 है।
आया ना, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये। तो आपको ये समझ में आ गया, mx इज इक्वल टू ny टाइप का लाइन ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। हाँ है ना, क्यों करता है इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको दोनों कोऑर्डिनेट को क्या रख दो आप, 0 और अगर 0 रखने थे एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वही इक्वेशन आपका पास करेगा, वो हमेशा आपको इसी फॉर्मेट पे देखने को मिलेगा, mx माइनस एन वाई हो जाएगा अगर आप उसको इधर ले आएंगे तो। जहां कुछ भी कोई भी कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस में रहा, मतलब कि वो वैल्यू तो कभी भी ओरिजिन से पास करेगा ही नहीं। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखना है, किसी भी इक्वेशन में अगर कोई भी चीज प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, क्या कोई भी चीज मतलब क्या, कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो वो इक्वेशन वो कभी भी ओरिजिन से पास नहीं कर सकता है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है इसका ए स्क्वायर बताना है। अब 0 1 1 0, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 1 1 0 से क्या बनता है देखिए, 0 × 0 प्लस 1 × 1, 0 × 1 प्लस 0 × 0, 1 × 0 0 × 1, 1 × 1 प्लस 0 × 1, ये क्या बन गया, 1 0 0 1। हाँ या ना, क्लियर है, सिंपल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन डायग्राम AC एंड BC आर इक्वल इफ एंगल ACD ये 120 है, देन एंगल AEC आपको ये एंगल बता दो। क्या क्या सोच सकते हैं, वो सोचते हैं। आपको बता रखा है कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड बराबर, ये 120 तो ये वाला एंगल 60 आयन। अब अगर ये 60 है, क्यों ये 60 है, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगाया हम लोगों ने, सम ऑफ टू एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री, कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। ये 60, ये वाला एंगल कितना, अब ये एंगल को भी आप x बोलेंगे और इसको भी आप x बोलेंगे, और इस 2x का सम कितना है, इस 2x का सम कितना होना चाहिए, 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिए, 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो 2x का सम कितना हो गया, 120 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 60 डिग्री। तो ये x की वैल्यू कितनी निकल करके आई, 60 डिग्री। अब 16 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री की रीजन बताइए। अब आप खुद से पहले रीजन बताने का कोशिश करिए। यस, अगर आप बोल रहे हैं मेरे साथ ये और ये का सम 180 होने का रीजन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आप एकदम सही बोल रहे हैं, तो आप एकदम सही बोल रहे हैं, और आप यहां से एंगल ई को बोल सकते हैं 120 डिग्री। क्लियर, हाँ या ना, कोई दिक्कत, तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए, द फैक्टर कॉमन टू दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल। अगर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 7 फॉर्मूले आपको एकदम याद होने चाहिए, अगर वो आपको ध्यान होंगे तो आप उसको तुरंत फैक्टराइज कर देंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब मैं बाहर उधर वाले को फैक्टराइज करूंगा भी नहीं, मैं करने वाला भी नहीं, क्योंकि ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, कॉमन कॉमन मतलब कि इसमें भी तो होना चाहिए, इसको तो बाद में देखेंगे, इसमें होना भी तो चाहिए। इसमें एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 मुझे सिर्फ एक में ही दिख रहा है। अब सॉल्व भी करके देख लेते हैं। अब इसे आपको लिख रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पे टोटल कितने टर्म है, 4 टर्म है। अगर 4 टर्म है तो इसको हम लोग ग्रुपिंग द टर्म के हिसाब से करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, एक्स माइनस 1, इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, -4 एक्स माइनस 1। अब एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब जब ये मेरे पास बचा, इसको फैक्टर करिए, एक्स प्लस 2
इंटू एक्स माइनस टू और ये आपके पास आएगा एक्स माइनस वन। कॉमन क्या है? एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, दोनों दोनों में से ऑप्शन अवेलेबल कौन सा है? एक्स माइनस टू। हाँ या ना? समझ रहे हैं आप? अगर मेरे पास x माइनस टू, एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस फोर रहता, ऐसा कुछ भी ऑप्शन रहता जो कि यहाँ पर भी अवेलेबल होता, तो हम तो जाकर के इसको सॉल्व करने का कोशिश भी करते, जो कि हम लोगों ने किया। अगर वैसा ऑप्शन रहता तो हम इसको सॉल्व करके देखते। बट अगर यहीं पर से मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो x माइनस टू ही है सिर्फ यहाँ पर, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो गुंजाइश ही नहीं, कुछ और देखने का आपको जरूरत ही नहीं। क्लियर है? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अ मैन इन्वेस्टेड अ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड ऑन इट्स शेयर, इफ द परसेंटेज रिटर्न इज 10%। परसेंटेज रिटर्न कितना है? 10% का है, और आपसे पूछा था द शेयर इज। अब इस क्वेश्चन में बच्चे लोगों ने बोला सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, पता नहीं क्या दे दिया, कैन नॉट बी डिटरमाइन। बट लेकिन वैसे बच्चे जिनके पास कॉन्सेप्चुअल वैल्यूज थी, जिसको हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उन सब बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही करके आए लास्ट ईयर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा सिंपल इस पे, रिटर्न परसेंटेज ऑन मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंटेज ऑन नॉमिनल वैल्यू। देखिए ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज के डेट पे ये आईसीएसई का फेवरेट टॉपिक हो गया है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है। रिटर्न परसेंटेज कितना था? 10% ऑन मार्केट वैल्यू इज डिविडेंड परसेंटेज कितना? 12% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, मार्केट वैल्यू बाय नॉमिनल वैल्यू का वैल्यू कितना आता? 12/10। इसका रेशियो चेक करेंगे तो 6/5। तो मेरे पास निकल करके आता मार्केट वैल्यू बाय नॉमिनल वैल्यू इज 6/5। हाँ या ना? अब आप यहां से खुद में बताइए, मार्केट वैल्यू कितनी होती? 6x। नॉमिनल वैल्यू कितनी होती? 5x। अब आप खुद से बता सकते हैं मार्केट वैल्यू ज्यादा है और नॉमिनल वैल्यू कम है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? एट पार, बिलो पार, एवब पार और कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये तो डिटरमाइन तो कर चुके हैं, ये तो होगा नहीं। अब डायरेक्टली आपके पास क्लियर है, द करेक्ट आंसर इज एवब पार। क्लियर है या नहीं क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे। अब स्टेटमेंट द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डी ई एफ इज अ सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। एक पॉइंट जो कि इक्विडिस्टेंट है तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से, तो उसको तो सर्कमसेंटर कहते हैं। बात सही है। द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट्स। मतलब आप समझ रहे हैं आईसीएसई कहां पर अप्रोच कर रहा है बच्चों को, कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप अगर आपको सिर्फ ये मालूम है कि एंगुलर बाइसेक्टर को वो पॉइंट है जहां से दो साइड इक्विडिस्टेंट, नहीं चलेगा का। इन सेंटर बनता कैसे है? हम लोगों ने लोकस जब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आप ये बात को समझिए कि जब हम आपके लिए ये सीरीज शूट कर रहे हैं, तो इस सीरीज में जो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स बना रहे हैं आपके लिए, तो हम लोग इतना डिटेलिंग आपको दे रहे हैं। तो जब हम आपको पढ़ाते हैं, तो हम आपको कितना डिटेल में पढ़ाते हैं, और इसलिए इतना डिटेल पढ़ाते हैं ताकि जब आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिखे, तो कोई बच्चा मेरा ये ना कहे कि आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। उस बच्चे से क्वेश्चन बननी चाहिए, है ना? बाकी एग्जामिनेशन हॉल परेशान रहे, बट जिनको मैंने पढ़ाया है वो बच्चा धड़ाधड़ धड़ाधड़ अपना पेपर करता रहे। या वैसे बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, जिन्होंने सिर्फ रटा नहीं है, वो एकदम पेपर पे एकदम चालू है ना, फोड़ने को तैयार। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर। तो ये भी सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्योंकि इन सेंटर कैसे मिलता है? द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल
इंटरसेक्ट, सही बात है। सर्कम सेंटर मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द 3 पॉइंट से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से इक्विडिस्टेंट, इसी को तो कहते हैं, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर। क्लियर है? क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए की वैल्यू 1 है और कॉस टू द पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू भी 1 है। इसका मतलब का रीजन है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। हाँ, ये बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर आप साइन ए का वैल्यू कितना बोलते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है। हाँ या ना? तो कॉस स्क्वायर ए के जगह पर आप क्या लिखते हैं? साइन है। और इसका जब आप बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर है। यही चीज, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो इस ए इज ट्रू, ए इज ट्रू और रीजन इज ऑल्सो ट्रू। बोथ assertion and reasons are true and R is the correct reason for A। एक्सप्लेनेशन भी, जो रीजन है, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का। क्लियर है? नहीं क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ? अगर मेरे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और आपको एक्चुअली इसकी वैल्यू पूछी जाती है, तो इसको हम लोग करते कैसे हैं? साइन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए इसका वैल्यू क्या है, इसीलिए मैंने बोला कि रीजन करेक्ट है। तो साइन ए के बदले आपने क्या निकाल लिया अपने क्वेश्चन से कि वो वैल्यू किसके बराबर है? कॉस ए की। अब कॉस पे पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना था, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? साइन ए। अब मैं अगर यहाँ पे कॉस पे पावर 4a लिखता, मतलब स्क्वायरिंग बोथ द साइड का था, तो इधर क्या लिखता? साइन स्क्वायर ए लिखता। हाँ या ना? तो कॉस टू द पावर 4a की जगह पर आप क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं थी? 1। तो इसकी वैल्यू भी क्या लिखेगा आप? इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? इज इक्वल टू, क्योंकि आपने इसको इसी से डिराइव किया है। तो इसको बनाते ऐसे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में आता तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे। इन द गिवन डायग्राम ABC इज सिमिलर टू EFG। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या क्या होता है कि उसके साइड्स का रेशियो सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं तो उसके जो मीडियन का भी रेशियो उसके साइड के रेशियो के बराबर होगा। उसके एल्टीट्यूड का भी जो रेशियो वो भी साइड के रेशियो के बराबर होगा। उसके एंगुलर बाइसेक्टर का भी रेशियो उसके साइड के रेशियो के ही बराबर होगा। और उसके एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। और उसके वॉल्यूम का रेशियो साइड के रेशियो के क्यूब के बराबर होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। देन द लेंथ ऑफ एफ जी, ठीक है, आपको एफ जी की वैल्यू जाननी थी, तो आप सबसे पहले किसकी किसकी वैल्यू नोन है देख लो। ए बी की वैल्यू नोन है क्या? ए बी बाय ई एफ। ए बी नोन है, ए बी नोन है, ई एफ नोन है, ई एफ नोन है, बराबर बी सी नोन है बाय एफ जी। हाँ या ना? अब जल्दी से ए बी की वैल्यू बता दीजिए कितनी है? 15। ई एफ की वैल्यू कितनी है? ई एफ की वैल्यू है 75। बी सी की वैल्यू 3, तो एफ जी की वैल्यू कितनी आएगी? 15 5, तो एफ जी इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब कई बच्चे अगर ये सोचेंगे कि अच्छा इसके प्रीवियस वाले का ऑप्शन हम लोगों ने पेपर में देखा था कि ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं होता, डी ही करेक्ट होता है, तो हमेशा हम लोग नीचे वाले ऑप्शन को जय माता दी डी, जय माता दी बी, जय माता दी सी करते चलेंगे, तो पता चला उनका पेपर खत्म हो जाता। क्योंकि इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन ऐसा देखोगे जो कि ऑप्शन ए ही निकल करके आ रहा है। हाँ या ना? तो आपके पास जय माता दी ए, जय माता दी बी मत करिए, जय माता दी को दिल में रखिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, तभी आप रिजल्ट बना पाएंगे। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो दिस, देन द रेशियो। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स कैसे बोलेगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब खत्म। इसका रेशियो कितना दे रखा है? 27/64। तो आर बाय आर कितना होगा?
3/4, हाँ या ना? बोलो कौन सा? ये छोटा वाला जो भी आपने पहला माना था, ये वाला 3 और ये वाला 4, तो रेशियो 3:4। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते आगे। The mark price of an article is 1375. If the CGST is charged at the rate of 4%, then the price including the GST. अब CGST अगर 4% लगा है तो GST कितना लगेगा? 8%। मार्क प्राइस कितना है? 1375। 1375 प्लस 8% ऑफ 1375। बोलिए हाँ या ना? अब जल्दी से कंप्यूट कर लीजिए। अब आप जो भी कंप्यूट करिएगा मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए, आप यही लिखने वाले हैं 8/100 इंटू 1375। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो भी आएगा डेसिमल यहाँ पर आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा 13.75 से आपको 8 को मल्टीप्लाई करना है, राइट? यूनिट डिजिट जो भी आएगा वो कितना आएगा? 0। और आपके इसके यूनिट डिजिट में आप ऐड कितना करिएगा? तो इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है? 5। मैंने नहीं सॉल्व किया, मैंने नहीं सॉल्व किया इस पेपर को, मैंने ये कैलकुलेशन नहीं की। अब आप करके देख लीजिए। 8×5 40, शून्य 4, 8 7 56 प्लस 4 66, कैरी 8 3 24 प्लस 6 30, 8 और 3 11, 110। तो 1375 में आप 110 ऐड करेंगे, 5 8 4 1 1485 आंसर। ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 8 ये 1375 प्लस 8% ये है, तो 8×5 40 मतलब यूनिट डिजिट 0 होने वाला है और इस 0 को आप यूनिट डिजिट पे प्लस करेंगे तो 5 आने वाला है। और जो भी आंसर होगा वो 1375 से ज़्यादा होने वाला है, तो 1375 से ज़्यादा मतलब ये दोनों ऑप्शन खत्म। बच गए ये 2, तो यूनिट डिजिट 5 है। करेंगे कैसे वो भी बता दिया, कैलकुलेट करके कर लीजिए, लेकिन आपको अपना समय भी बचाना है, आपको स्मार्ट होना है, आपको थिंकिंग को स्मार्ट करनी है, आपको क्वेश्चन पे अप्रोच कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा कि जो कि हम क्वेश्चन को विदिन अ मिनट अपने समय को बचाते हुए कर पाए। ये जो आपसे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो बोर्ड पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है? ताकि आपकी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप किया जा सके, आपको रटने से थोड़ा सा आपको स्किल अप किया जा सके, आपकी थिंकिंग, आपकी सोचने की कैपेसिटी को थोड़ी-सी और एनहांस की जा सके। तो आपको भी पढ़ाई उसी हिसाब से करनी पड़ेगी बच्चे, है ना? चलिए, बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में ये इनइक्वालिटी सी क्वेश्चन है जहाँ पर आपको ये सॉल्यूशन सेट दे रखा है। तो आप इसको सिंपली लिखिए 0 इज़ लेस देन -x/3। पहला इनइक्वालिटी उठाए, इसको स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करिए। 0 इज़ लेस देन -x, माइनस जैसे आप ट्रांसफर करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन x। जैसे हमने ये पढ़ा, हमने ऑप्शन सी और डी को रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है? आगे -x/3 इज लेस देन 2, तो -x इज लेस देन 6 एंड x इज ग्रेटर देन -6। -6 से बड़ा नंबर मतलब ये ऑप्शन भी रिजेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली करेक्ट आंसर दैट वी हैव। कितना सेकंड लगा देख लीजिए। इतना ही जल्दी आपको भी सॉल्व करनी है, इनफैक्ट इससे भी जल्दी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कराते हुए आपको बताना भी है, बट आपको सिर्फ अपने लिए करना है, तो आपकी स्पीड मेरे से और ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, बढ़ते आगे। द मीन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर इज 4.5, तो मीन होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है? फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का सम, तो पहला 9 नेचुरल नंबर का मीन कितना है? 4.5। पहला 9 नेचुरल नंबर कौन सा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, यही हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। क्लियर है? अब 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, कितना हो गया? 1 2 3 4 40, 5 45।
कितना आया 5। ये कितना बोला 4.5। तो पहला तो गलत हो गया, assertion इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू। हाँ या ना? आप खुद भी कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ रहे हैं मैंने कैसे जोड़ा? 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 4 10। तो कितने 10 हो गए? 10 20 30 और 40 प्लस 5 45। 45 बाय 9 कितना? 5 है कितना? 4.5। क्या सही है? नहीं सही है, तो गलत हो गया। कौन क्या गलत हो गया? assertion is false but the reason is true। रीजन क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन तो यही होता है। हाँ या ना? चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप टू द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको लेने हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। डी की वैल्यू बताइए। बी स्क्वायर 25 माइनस 4a, a is 2 and c is minus 4। 25 प्लस 32 57 का। ओके, नाउ व्हाट इज x इज इक्वल्स टू? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2 एंड a इज ऑल्सो 2। पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए 2a। अब माइनस बी कितना? नंबर को साइन के साथ लिखना है, माइनस ऑफ माइनस। आप देखेंगे मैंने नंबर माइनस लिखा और फिर जो b जो साइन के साथ है उसको मैंने नंबर को साइन के साथ ही लिखा है। प्लस माइनस रूट अंडर 57 डिवाइडेड बाय 2a। 2a इज 4। 5 प्लस माइनस रूट 57 डिवाइडेड बाय। अब x की वैल्यू आपको कंप्यूट करनी है। रूट 57 है, रूट 57 को बताइए आप क्या बोल सकते हैं, किसके करीब का ये नंबर है? 8 का 64 हो जाता है। तो पहले रूट 57 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 हो जाता है 49। 49 से कितना दूर है ये? 8। और 64 से कितना दूर है ये? 7। अब जो आपको समझ में आप वो कैलकुलेशन आप कर लीजिए, आपको अगर एडिशन इजी लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग इक्विडिस्टेंट है। तो 7 प्लस कितना बच गया? ये बच गया आपका 49 एंड 8, 8 बाय 14। तो 7 प्लस 2 से 4 2 से 7। तो 7 5 जार 35 50 0.57। तो मैंने इसको ले लिया 7.57। हाँ या ना? तो इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो निकल करके आएगी 5 प्लस माइनस 7.57 डिवाइडेड बाय 4। अब या तो एक x की वैल्यू क्या होने वाली है? 5 प्लस 7.57 बाई 4, और दूसरी वैल्यू क्या होने वाली है? x इज इक्वल टू 5 माइनस 7.57 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 12.57 बाय 4 और माइनस 2.57 बाय। इसको आप सिर्फ सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर पता चल जाएगा। दस तो 3.14, 3.14। और ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ या ना? तो 2.57 को भी करके देख लीजिए। 2.57 को भी करके देख लीजिए। किससे? 4 से। तो 0.6 24 17। तो 4 जार 16 1। तो 0.642 इसका आंसर आएगा 0.642। ये तीन सिग्निफिकेंट आंसर है 0.64 एंड 2। क्लियर है? चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने। अब इस क्वेश्चन को मिस्ट्रेस राव डिपॉजिट 250 पर मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। एन की वैल्यू कितनी है? 3 इयर्स मतलब 36 मंथ। शी रिसीव्ड इतना एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ
इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? मैच्योर्ड वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। मैच्योर्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैच्योर्ड वैल्यू निकालते हैं जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कितना है, 10110 निकालने की क्या जरूरत है जबकि क्वेश्चन में दे रखी है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? तो इन्वेस्टमेंट निकालते हैं जो भी अमाउंट आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं आप पर मंथ, मल्टीप्लाइड बाय द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमेशा आपको मंथ में कैलकुलेट करना रहता है। तो दैट इज 36 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 25। 30 5 15 12 27 और 3 30, 3 दूनी 6 और 3 900। तो माइनस 900 इनफैक्ट 1000, क्योंकि 250 था। क्लियर है? इसको सब इतना क्या रुपीज में आएगा? तो रुपीज इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना निकल करके आएगा? 1110, राइट? हाँ, तो 1000 10,000 110 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इतना आपका आ गया इन्वेस्टमेंट। अब जब आपका इन्वेस्टमेंट आ गया तो आप इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? पी इंटू आर। आर को आपने कन्वर्ट किया मंथ में, इंटू एन प्लस वन बाय टू। इन्वेस्टमेंट कितना है? 1110। प्रिंसिपल कितना है? 250। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो निकालना है, इंटू 100। टाइम पीरियड 36 इंटू 37 बाय, क्योंकि 36 महीने का समय गिवन था। ठीक है, 2 से 18 और 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, और तो कुछ नहीं बचा। तो 1110 मल्टीप्लाइड बाय, इधर से क्या निकल करके आ रहा है मेरे पास? 4। ठीक है, इधर से क्या निकल करके आ रहा है? 5 इंटू 3 इंटू 37। ये मेरी किसकी वैल्यू है? आर की वैल्यू है ना? अब इसको थोड़ा सा कंप्यूट करते हैं। 5 2 2 2, इसको कंप्यूट करते हैं। 7 3 जार 21 एंड 4, 37 से 2 बार में। तो आर की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? 8%। तो कैलकुलेशन कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे तो सब कुछ को आप कोशिश करिए कि एक तरफ लेकर के आए एंड फिर उसको आप सॉल्व करने का कोशिश करें। क्लियर है? चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, हाउ मच मोर इंटरेस्ट मिसेस राव विल रिसीव इफ शी हैड डिपॉजिटेड 50 मोर पर मंथ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। अब जितना आपको बोला डिपॉजिटेड 54 पर मंथ, अब आपको उसको जोड़ करके निकालने की जरूरत नहीं, वो तो टोटल अमाउंट निकल करके आ जाएगा। आप 50 को ही मान करके कंप्यूट कर दीजिए, जो अमाउंट निकल करके आएगा वही वो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करेंगे। फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 50 रुपए अगर वो ज्यादा जमा करती तो वो अमाउंट टोटल एक्स्ट्रा कितना जमा करती? 50 इंटू 36। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू, तो 6 30 3 5 15 18 1800 रुपए वो टोटल जमा करते हैं। अब इंटरेस्ट कितना मिलता उनको? उनको इंटरेस्ट मिलता P इंटू आर बाय 100 इंटू 12 इंटू 36 इंटू 37 बाई 2। टी आर टाइम पीरियड को आपको एपी का फॉर्मूला यहाँ पे लगता है जिसकी वजह से वो एन इंटू एल प्लस वन बाय टू के पीरियड में कन्वर्ट होता है, जो कि हम लोग हमेशा अप्लाई करते हैं। ओके, तो कितना, हाउ मच मोर इंटरेस्ट, यही आपका ज्यादा इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 से 3 कैंसिल, 2 से 9 कैंसिल। अब 9 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 37, इसको आप सिर्फ कंप्यूट करके आपका जो भी आंसर आएगा यही वो अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि मिसेस राव को मिल रहा होगा एक्स्ट्रा एज अ इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यही वैल्यू आएगी। हाँ या ना? आप इसको कंप्यूट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, आपको यहाँ पर बोला है एबीसी एक ट्रायंगल है, एंगल ABC 90, बी पे 90 है, ए बी आपको 20 दे रखा है, AC 25 दे रखा है, DE परपेंडिकुलर टू AC है। ठीक है,
DEA is 90 degree. Okay, DE 3 सेंटीमीटर as shown in the figure. Prove that ABC और AED को सिमिलर। अब आपको सिमिलर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको 90 बोलना है, इसको A बोलिए, इसको क्या बोलिए A। अब मैंने आपको सिखाया है अगर ये A होगा तो ये वाला कितना होगा 90 माइनस A। हाँ या ना? अगर ये 90 माइनस A होगा तो आप खुद से ये वाला एंगल का नामकरण करना और बता पाएंगे ये कितना होगा A। अब आपको सिमिलर हो गए ट्रायंगल। मैंने जो आपको सिमिलरिटीज की जो गोल्डन रूल्स बताए थे, है ना, जिसकी वजह से थैंक यू आप लोगों को, सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 पे। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया उस वीडियो पे। रीजन इसका क्या है, ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स वहां पर सिखाए गए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने देखा, बहुत सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट आए, बहुत सारे बच्चों ने हमारे, मैं आपको बताऊं कि हम लोग भागलपुर के लिए इस लेवल पे हम लोग फर्स्ट इंस्टीट्यूट है, पहला इंस्टीट्यूट है जो कि हम लोग बच्चों के लिए इस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो भागलपुर क्षेत्र से बहुत दूर दूर बच्चों से जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जब हम लोग इस तरीके का वीडियो बना करके भेज रहे हैं तो वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच माय चिल्ड्रन, है ना, आपके इस प्यार के लिए। ठीक है, तो वहां पर आप जब देखेंगे वहां पर हम लोगों ने इसी गोल्डन कॉन्सेप्ट को, इस बहुत प्यारे से कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्यों ये ए हो जा रहा है, कैसे ये 90 माइनस ए हो जा रहा है। बट जो भी फर्स्ट टाइम व्यूअर है उनके लिए मैं वापस इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा तो 90, मैंने इस एंगल का नाम दिया ए और इस एंगल का नाम मान लेते हैं वाई, इज इक्वल्स टू 180। तो ए प्लस वाई का वैल्यू भी कितना आता है 90, तो वाई कितना आएगा 90 माइनस ए। तो अगर एक ए है तो दूसरा 90 माइनस ए हो जाएगा। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में एक 90 ऑलरेडी है तो बचे हुए दो का सम तो 90 ही होना है। एक 90 माइनस ए है तो आप खुद से समझ करके बोल दीजिए तो ये वाला एंगल क्या होगा, ए ही होगा, हाँ या ना? तो इसको 90 माइनस ए हम लोगों ने बोल दिया, जब इसको सॉरी इसको 90 माइनस ए बोल दिया तो इसको ए बोल दिया। अब आपको सिमिलरिटीज दिख जा रही होगी, हाँ या ना? अब फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी एडी और एई। बीसी की लंबाई, एडी की लंबाई, ए की लंबाई, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सिमिलरिटीज के पैटर्न पे करा दिया है, तो अब आप उसको कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर सी में आप अगर देखेंगे तो आपको बीसीईडी, बीसीईडी इसका आपको एरिया दे रखा है। अब आपको बोला है कि वो इतना है, देन स्केल फैक्टर ऑफ द मैप निकालना है। ठीक है, स्केल फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए कि होता क्या है, एक्चुअल एरिया बाय मैप एरिया, राइट? तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं सबकी इसके एरिया को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को भी कंप्यूट करना पड़ेगा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई ए ई डी, ए ई और डी, ये किसके बराबर होने वाला है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो साइड का रेशियो क्या था ए बी में, ए बी की लंबाई आप कितना बोलेंगे 20 बाय, आप ए ई का रेशियो कितना बोलेंगे, ए ई आपका कितना निकल चुका है, या आप ए ई पहले आप निकाल लीजिए, यहाँ पे आपको बोला ही है ए निकालने के लिए, तो आपने ए निकाला होगा। ए कैसे निकाला होगा आपने, आपने बोला होगा ए बी बाय ए ई बराबर है बी सी बाय ई डी के, और ये बराबर आपने बोला होगा ए सी बाय ए डी। क्लियर है? अब ये 20 है और ये 25 है, तो ये कितना होगा, ये आपका निकल कर क्या आएगा 15, ये निकल कर क्या आएगा आपका 15। कैसे, पाइथागोरस आप लगा लेते, या अगर आपको थोड़ा सा आप ट्रिपलेट अगर आपके ध्यान में होता तो ये 5 के ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, ये 4 के ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, तो ये 3 के ट्रिपलेट को फॉलो करे, हाँ या ना? 5 में से 5 मल्टीप्लाई किया 25, 5 में से 4 मल्टीप्लाई किया 20, 5 में से 3 मल्टीप्लाई किया 15, क्योंकि हमारे पास ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5, इसमें से 5 हमेशा आपका क्या होना चाहिए हाइपोटेन्यूज, 5 हमेशा क्या होना चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो 5 से कितना बन रखा है 25, 4 से कितना बनेगा 20, तो 3 वाला जो साइड रहेगा उसका कितना बनेगा
15 ही बनेगा। तो 20 और 25 दे रखा है तो अगला साइड क्या होगा 15, और नहीं ये तो आप डायरेक्टली पाइथागोरस लगा करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और अब आपको यहाँ पर BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, BC की वैल्यू आपको दे रखी है, आपने निकाल लिया 15। ED की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी है 3। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। AE की वैल्यू निकालना है, AE की वैल्यू निकाल लीजिए। तो AE का वैल्यू हो गया 4। हाँ या ना? AE हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया 4। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन AD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। वापस से ट्रिपलेट फॉलो हो गया, 3 4 और 5 का। ठीक है, तो अपने को AB बाय AE, AB हो गया 20 और AE हो गया 4। ठीक है, इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 400/16, या आप इसको यहीं पर से कर सकते थे और आप इसको यहीं से बोल सकते थे 25:1, 25:1। हाँ है ना, तो ये हो गया एरिया का रेशियो। अब BCED का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED कितना होता, अगर ये टोटल 25x और ये x, तो 25x माइनस x, दैट इज 24x। कब, जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को 25x बोल दीजिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल EED को क्या बोल दीजिए, x बोल दीजिए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED कितना आ जाएगा 24x। हाँ या ना, अब 24x का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 576। क्लियर है, तो यहां से x का वैल्यू आप कंप्यूट कर लीजिए। 24x इज इक्वल्स टू 576, तो x इज इक्वल्स टू 24। क्लियर, अब आपको स्केल फैक्टर निकालना है। स्केल फैक्टर क्या होता है, इधर ध्यान दीजिएगा। स्केल फैक्टर होता है आपका स्केल फैक्टर, एक्चुअल एरिया बाय मैप एरिया, ये होता है आपका स्केल फैक्टर। अब एक्चुअल एरिया यहाँ पर कितना है 576, आपने यहाँ पे लिख दिया 576 मीटर स्क्वायर। अब आपको लिखना है मैप एरिया। मैप एरिया मतलब आपको इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कितना निकल करके आ गया है आपके पास, ठीक है, इसका एरिया मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। इसका एरिया निकालने के लिए बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इज 15 एंड हाइट इज 20, तो इससे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AB और C। हाँ या ना, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AED कितना, हाफ इंटू 3 इंटू 4, वो कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, तो 150 माइनस 6 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, मीटर में। ठीक है, तो 144/100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म, 576 इंटू 100 इंटू 100/144। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 40,000। तो आपका जो एरिया का स्केल फैक्टर हो गया, मैं इधर लिख रहा हूँ, एरिया का जो स्केल फैक्टर हो गया वो हो गया 40,000/1। अगर आप इसके साइड का स्केल फैक्टर निकालना चाहेंगे, स्केल फैक्टर निकालना चाहेंगे, तो आप इसका अंडर रूट ले लीजिए। अंडर रूट ले लीजिएगा तो कितना आएगा 200:1। तो एरिया का स्केल फैक्टर 40,000/1, स्केल फैक्टर इसी का अंडर रूट, दैट इज 200:1। क्योंकि आप ये निकाल किसका रहे हैं, एक्चुअल एरिया बाय मैप एरिया, तो एरिया निकाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200:1, जो कि हमको गिवन डाटा के हिसाब से निकालना था। क्लियर है, तो हमने यहाँ पर बहुत बेसिक सा काम किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अपने को 576 एरिया इसका दे रखा था, तो इसके टर्म्स में पहले आपको निकालना था कि ये एरिया कितने एरिया के बराबर
यहाँ पर होने वाला है। तो आप क्या कर सकते थे, पूरे वाले का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये एरिया निकाल दीजिए, माइनस ये वाला कर दीजिए, ठीक है। या आप साइड के रेशियो से निकालना चाहते हैं, आप वहां से भी निकाल लीजिए, जो मैंने आपको इसके पहले करके दिखाया। तो आप किसी भी मेथड से इसके एरिया को कंप्यूट करिए, वो किसके बराबर है, 576। और इसका ही एरिया पेपर पे कितना है, मैप पे कितना है, वो है 144, लेकिन उसका यूनिट का ध्यान रखिएगा, ये सेंटीमीटर में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कंस्ट्रक्शन के ऊपर का क्वेश्चन है। तो यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी, एबी की वैल्यू 6 है, एसी इतना है, एबीएसी 120 है। कंस्ट्रक्ट अ सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल एबीसी। कोई भी ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कब करेगा, जबकि आपको ए बी सर्कमस्क्राइब मतलब वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस, मतलब 3 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, मतलब दो साइड का आपको क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने इस तरीके का डिस्कस कर रखा है ना, अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहां पर जाकर के इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, ऑलरेडी डिस्कस है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपको इस पेपर को डिस्कस करने में, ताकि आप भी कुछ नई चीज़ें सीख पाएँ। प्रीवियस 4 पेपर्स हम लोगों ने बना रखा है, जहाँ पर प्रॉपर डिस्कशंस हो रखे हैं, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा सका है। इस पेपर में बेसिक कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या जो वैसे कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिसके कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी कराया जा चुका है, ठीक है, इस टाइप के, ठीक है। अब ये देखते हैं, यूजिंग द राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एबीसीडी। ए का कोऑर्डिनेट आपको बताना है, तो सबसे पहले आपको एक्स और वाई बताना होता है, और यहाँ पे बता रखा है कि जो 2 सेंटीमीटर है उसको आपको 1 यूनिट, मतलब कि ये जो 1 यूनिट है, दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस पे ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले एबीसीडी का पॉइंट मार्क करना है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स 3 एंड वाई भी 3। मैं फिर बी का कोऑर्डिनेट की बात करूं, एक्स 0 एंड बी वाई -2। सी की बात करूं तो एक्स -4 एंड बी -2। मैं डी की बात करूं तो एक्स -1 एंड वाई 3। तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, हाँ है ना। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। इसका कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ए सी एंड बी डी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एसी और बीडी का, राइट। आप चाहते तो आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप इसको सॉल्व करके भी, एक्चुअली आपको कैलकुलेट बोल दिया है तो आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपको इसको सॉल्व करके बताना है। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, सिंस कि ये डायगोनल है और ये क्या है, एबीसीडी। कुछ पता है कि एबीसीडी के बारे में, आप चाहे तो आप ये देख सकते हैं कि एबीसीडी आपका क्या है। एबीसीडी अगर ये आपका पैरेललोग्राम है, यहाँ पर ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, तो डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:1। तो आप डायरेक्टली उसके एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलिएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, दैट इज -1/2। और y कोऑर्डिनेट क्या बोलेगा, y1 प्लस y2 वंस अगेन 1/2, मतलब -0.5 और ये 0.5, x -0.5 और y 0.5 आपको दिख भी रहा है, हाँ या ना। तो इसको 1:1 क्यों बोले, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, मतलब रेशियो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट से जो रेशियो रहता है वो 1:1 का होता है। ओके, तो फाइंड द स्लोप ऑफ सीबी। सीबी का स्लोप बताना है, एंड डी ए का भी बताना है, एंड वेरीफाई दे आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो आपको ए बी और उसका स्लोप बताना है, ठीक है। आप इसका स्लोप बता दीजिए, हाँ ओके। तो इसका स्लोप बताने के लिए मुझे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर y आपका कांस्टेंट रहा है, आपका क्या चेंज हो रहा है, x। आप चाहते तो आप स्लोप बताने के लिए m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अप्लाई कर सकते हैं। y2 माइनस y1 कितना निकल करके आएगा, -2 माइनस ऑफ -2 0, और x2 माइनस x1 कितना निकल करके आएगा, 4 0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस का स्लोप कितना होता है, x एक्सिस का स्लोप होता है 0 डिग्री,
है ना। और ये लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका भी स्लोप कितना होगा, 0 डिग्री, है ना। अब आप एडी का भी स्लोप निकाल दीजिए, वो भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। और आप निकाल करके देख लीजिए, M2 निकाल लीजिए। M2 आप बोलेंगे, मैं इसको वापस से लिख दे रहा हूँ 3,3 ताकि आपके लिए बहुत विजिबल रहे। अब आप M2 निकालिएगा, M2 आप क्या बोलिएगा, 3 माइनस 3 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस ऑफ माइनस 3 विल बी 4। ये वापस से आपका 0 आ गया। और आप यहाँ के कहेंगे कि सिंस द स्लोप्स आर इक्वल हेंस द लाइन्स आर पैरेलल, तो आपने इसको वेरीफाई भी कर दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन AC, AC का आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन बताइए। तो आपके पास AC का आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। तो आप स्लोप ऑफ AC आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वापस से इसी तरीके से, और किसी भी एक पॉइंट को लेकर के आप उसका इक्वेशन फ्रेम कर दीजिए। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। क्लियर है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द फॉलोइंग, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है। द एपी नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं आपको, कॉमन डिफरेंस, सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं पहले वीडियो में, जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर रखा है ना। बहुत सारे वर्ड्स वहां पर आए थे, हम लोगों ने इस तरीके के वर्ड्स को कैसे किया है, वॉवेल, बिल्कुल एकदम वॉवेल पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। इसको भी क्वेश्चन को डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने पहले 4 वीडियोस को देखा होगा तो आपको इस क्वेश्चन में परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है। अब इस तरीके का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ये हम आपको करा दे रहे हैं। कॉटे, कॉटे को आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, आपको करनी चाहिए खुद से भी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कॉटे को क्या लिखेंगे आप, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए -1। अब साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, साइन ए प्लस कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये 7 फॉर्मूलेज में से एक फॉर्मूला वापस से आपको यहाँ पे काम आया। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, यहाँ पर साइन ए से साइन कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, कॉस ए। कॉस ए से मल्टीप्लाई क्या होगा, कॉस ए बनाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए। साइन ए से साइन ए मल्टीप्लाई होगा, क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर ए, माइनस, अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा टर्म आएगा, साइन ए कॉस ए। इधर क्या बचेगा, साइन ए प्लस कॉस ए, ओके, डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए, इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन ए कॉस। अब देखिए ये वैल्यू क्या कंप्यूट करके देगी आपको, 1 माइनस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए, मल्टीप्लाई इसको किससे करना है, साइन ए प्लस कॉस ए से। नीचे में क्या बन रखा है, आ, ठीक है, नीचे में क्या बन रखा है, डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए 1 माइनस साइन ए कॉस। अब जरा सा आप खाली थोड़ा सा ध्यान लगा के आप एनालाइज करिए, ये ऊपर जाएगा, हाँ या ना, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या बनाएगा, 1 माइनस साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए प्लस कॉस ए इंटू, ये वाले नंबर को आपको ऊपर भेजना है। अच्छा, ये देखिएगा, ये दिस इज द मेन डिवीजन साइन, राइट, ये मेन डिवीजन साइन के नीचे दिस डिवाइडेड बाय 1 है ना, तो ये क्या लिखाएगा, 1 बाय, अब साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए कॉस ए। अब यहां पर डिवाइडेड बाय में क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस ए, ये इसी का टर्म है ना।
अब देखिए साइन ए प्लस कॉस ए से ये वाला टर्म कट जाएगा, 1 माइनस से ये वाला टर्म कट जाएगा, बचेगा सिर्फ आपके पास क्या, 1 बाय साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू LHS, है ना। या आप चाहते, आप यहाँ पर से आपके पास दो ऑप्शन, यहाँ पर आप इसको LHS बोल दीजिए और RHS को भी सॉल्व कर दीजिए, और या आपको मालूम होगा कि 1 बाय साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए, और 1 बाय कॉस ए को क्या लिख सकते हैं आप, सेक ए, इज इक्वल टू आप RHS यहाँ पर से भी कंप्लीट कर सकते थे। अगर आप यहाँ रुकते तो आपको एक स्टेप यहाँ पर आपको RHS को सॉल्व करना पड़ता। RHS क्या था आपके पास, ये सेक ए को आप क्या लिखते, 1 बाय कॉस ए इंटू 1 बाय साइन ए, जो कि आपका ये रहा। तो हम यहाँ पे लास्ट में बोलते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। आप चाहते इससे एक स्टेप यहाँ पर ला करके भी आप कहानी को खत्म कर सकते थे। क्लियर है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास बन जाएंगे अगर आपने उसको साइन और कॉस में प्यार से कन्वर्ट कर दिया तो। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि मेन डिवीजन साइन ये है, मेन डिवीजन साइन के नीचे जो नंबर है दिस बाय 1, तो मेन डिवीजन साइन के नीचे जो नंबर होगा वो पूरा रेसिप्रोकेट होता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है आपका रेशियो प्रोपोर्शन से। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन आपको बोल रखा है, आपको सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो कि आपने पहले वीडियो में भी देख रखा है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट। वो कैसे अप्लाई करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रहा मेरा न्यूमरेटर, और यहाँ से रहा यहाँ तक रहा मेरा डिनोमिनेटर। 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 माइनस, आप चाहें तो ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आपसे साइन की गलती ना हो, 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5, 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5, यहां से लेकर के यहां तक न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। क्लियर है। चलिए अब यहां पर आप देखेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10, ब्रैकेट खोलिएगा तो माइनस 3x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पर क्या 6x स्क्वायर इज इक्वल टू कंपोनेंट और डिविडेंडो का एक बहुत खूबसूरत सा पार्ट है कि आपको उसको LHS और RHS दोनों तरफ लगाना पड़ता है, एक तरफ नहीं। यहाँ पर भी आप सेम काम करेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, यहाँ से भी माइनस 2x माइनस 5 होगा, ये दोनों कट जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ 9x स्क्वायर। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 54x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 54x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 60। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये और ये खत्म, 24x इधर आ जाएगा तो ये 30x, और ये उधर चला जाएगा तो 150, तो x का वैल्यू निकल करके आएगा 150 बाय 30, तो x का वैल्यू निकल करके आएगा 5, और x का वैल्यू 0 होगा नहीं, तो x का वैल्यू 5 निकल करके आएगा। क्लियर है, कोई डाउट। तो आप इस तरीके से कंपोनेंट एंड डिविडेंडो के क्वेश्चन को करके आप उसको कंप्यूट कर सकते थे। ये जो हम लोगों ने किया यही है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, दैट इज CND। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब x माइनस 2 फैक्टर है, आपको मालूम है कि फैक्टर है तो x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, x के जगह पर सबको 2 पुट करेंगे, k का वैल्यू आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और उसको फैक्टराइज भी किस हिसाब से करते हैं, वन लाइन डिवीजन, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे बोला नहीं है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम तो आप डिवीजन से भी कर सकते हैं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। और आप वन लाइन में डिवीजन कैसे करते हैं ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, अब द कैप्सूल इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिलिंड्रिकल ब्लॉक एंड टू हेमिस्फीयर, फाइंड द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया of the three parts as shown in the figure 2, given the radius of the capsule is 3.5 cm, length of the cylindrical block is 14 cm। मैंने आपको पहले बोला था कि कभी भी आपको कोई सरफेस एरिया निकालने के लिए बोले तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप कौन कौन सा एरिया पेंट करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं
तो आप इसका क्या क्या एरिया प्रिंट करेंगे? CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस आप देखिए सिलिंड्रिकल मैप ऑफ टू हेमिस्फेयर, ये दो हेमिस्फेयर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द थ्री पार्ट्स एज शोन इन द फिगर, ये आपको इस तीनों फिगर का टोटल सरफेस एरिया, क्या कि बोल रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द थ्री पार्ट एज शोन इन फिगर 2, जो 2 में दिखा रखा है इसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, इसी को कहते हैं आप क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस वापस से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हाफ हेमिस्फेयर या कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस एरिया ऑफ टॉप। ठीक है, पीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, और ये कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। क्लियर है? इसको कंप्यूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप क्या लिखने वाले हैं? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू टोटल सरफेस एरिया, आप इसका क्या बोलने वाले हैं? 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 6 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज 8 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा? एच, इसके पास क्या बचेगा? 4 आर। ठीक है, तो आप देखिए मैंने अपने कैलकुलेशन को कितना सिंपल किया। 2 इंटू 22/7 इंटू व्हाट इज द रेडियस वैल्यू इज, सिलिंड्रिकल ब्लॉक की हाइट इतनी है, रेडियस इज 3.5 इंटू एच कितनी है 14 प्लस 4 आर, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे विल बिकम 14। ठीक है, तो 2 इंटू 3.5 विल बिकम 7, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 28, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना 28 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर होने वाला है 22 इंटू 28, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 20, 21, 2 दूनी 4 प्लस 2, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो आप इतने स्मार्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है, यूनिट और मैंने ये जो कंप्यूट किया, ये मैंने जो आपको बताया यहाँ पर, ये मैंने इसलिए बताया कि इसको यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को मैंने यहाँ पर ब्रेक किया, और ये कैसे ब्रेक हुआ ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, मैंने वही लिखा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे का, पाई आर स्क्वायर ऊपर का, 2 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इंटू 2, नीचे का कितना 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर का कितना पाई आर स्क्वायर, टोटल 3 पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई किसे किया 2 से, ये 6 आया, ये 2 था, ये कितना हुआ 8, कॉमन लिया और फिर सॉल्व किया, है ना? तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है, बट आप इसको कितना कैलकुलेटिव बनाते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको वापस से रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने इस तरीके के डिस्कस किए हैं। आप पहले वीडियोस को एक बार प्लीज चेकआउट करिए। आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन आता है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन ज़रूर से प्रोवाइड करेंगे। बट आपको आएगा नहीं, ये हमारी एश्योरिटी है, अगर आपने पहले के वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो। ठीक है? चलिए। ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। आपको tan 14 का वैल्यू पहले ही कंप्यूट कर लेना है अपने टेबल्स को देख करके, वहां से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको मोड बताना है, ये कैसे लेते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। आप एक बार जाकर उन वीडियोस को देखिए, आपको चीजें समझ में आएगी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पी क्यू such that PQ cuts and intercepts of 5 units and 3 units along x-axis and, अब यहाँ पर क्या बोला ये कि ये जो कट करता है ये 5 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाता है x एक्सिस पे, 5 यूनिट का और y एक्सिस पे
3 यूनिट का, ठीक है। एंड आर एस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये कहाँ से पास कर रहा है? 0,0 से। ये पास कर रहा है 0,0 से। ओके, और इस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5,0। और इस क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,-3, क्योंकि बिलो ओरिजिन है, एवं ओरिजिन पॉजिटिव साइन से रिफ्लेक्ट होता है, बिलो ओरिजिन माइनस साइन से रिफ्लेक्ट होता है, तो ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी और क्यू वो आपने ऑलरेडी बता दिया। इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर एस का इक्वेशन चाहिए, तो बनाने के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले स्लोप चाहिए, तो स्लोप ऑफ पी क्यू बता दीजिए आप। स्लोप ऑफ पी क्यू आप बोलेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या बोल करेंगे? 0, माइनस ऑफ -3 विल बी 3, x2 5 माइनस 0। ये हो गया पी क्यू का। अब मुझे मालूम है कि अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ आर एस विल बी -1 एज द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो स्लोप ऑफ लाइन आर एस विल बी -5/3। आर एस का स्लोप कितना आएगा? यहाँ पर आप रखेंगे 3/5। आर एस को वैल्यू निकालने के लिए स्लोप ऑफ आर एस विल बी -5/3। स्लोप आ गया है। अब आप बहुत आराम से किसी भी इक्वेशन को लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। -5/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 0/x-0। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -5x इज इक्वल्स टू 3y। तो 3y प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0। ये रहा इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर एस। मैंने आपको याद करिए इसी वीडियो के पहले हाफ में मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी चीज प्लस में होती तो ये कभी भी आपका ओरिजिन से पास करता ही नहीं। तो आप इस इक्वेशन को भी देखिए, कोई भी चीज आपका ना तो प्लस में है ना तो माइनस में है, कोई भी कांस्टेंट टर्म आपको इक्वेशन में देखने को नहीं मिलेगा। ax इज इक्वल्स टू बी वाई ही हमेशा ओरिजिन से पास कर सकता है। ए और बी कुछ भी कोफिशिएंट हो सकते हैं एक्स और वाई के, जो कि हमने प्रीवियसली इसी वीडियो के इनिशियल फेज में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको जीएसटी टेबल बना करके कैसे कंप्यूट करना है हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, शेयर एंड डिविडेंड्स का क्वेश्चन है, जहां पर बच्चे आप अक्सर कंफ्यूज होते हो। मैंने इसके अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी आपको पहले भी बता चुका हूं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग करके देखते हैं। शेयर ऑफ 200, ये यहाँ पर 200 क्या है? यहाँ पर आपका नॉमिनल वैल्यू है रुपीज 200। प्रीमियम 25% पे, तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 200 प्लस 25% ऑफ 200, तो 250 आपका आ गया मार्केट वैल्यू। हाँ है ना, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है। इफ रिसीव्ड 5% रिटर्न परसेंटेज है। अब रिटर्न परसेंटेज क्या आपको मालूम है? रिटर्न परसेंटेज ऑन मार्केट वैल्यू बराबर होता है डिविडेंड परसेंटेज ऑन नॉमिनल वैल्यू, हाँ या ना, ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो 5/100 इंटू व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, कितना निकाला आपने? 250। डिविडेंड परसेंटेज D/100 इंटू मार्केट वैल्यू कितनी है? सॉरी, नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 200, राइट। इससे खत्म। तो डिविडेंड परसेंटेज निकल करके आएगा, 10 से 10 खत्म, 5 से 4 खत्म, तो 25/4 विल बी। तो डिविडेंड कितना आ गया? ये 2 और ये 12.5, तो 6.25% आपका डिविडेंड होगा, हाँ या ना। अब आपको तीसरे पार्ट में एनुअल डिविडेंड कितना दे रखा है? 1000। अगर आपको एनुअल डिविडेंड 1000 दे रखा है तो आप कैसे निकालते हैं? तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंटेज बाय नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब डिविडेंड वैल्यू कितनी दे रखी है? 1000। डिविडेंड परसेंटेज हम लोगों ने निकाल लिया अभी, 6.25
बाय 100, नॉमिनल वैल्यू कितनी 200, राइट, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। आपने इसको लिखा, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6.25 इंटू 200 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स। सॉल्व कर लीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये उठ करके इंटू 100 इधर आ गया, 25 से 25, 25 से 4, अब 25 से आ, तो पहले तो इसको मैं 2 से ही कैंसिल कर देता हूँ, 2 से 2, और 25 इंटू 4 40, तो 40 इंटू 2 is the 80 is the correct answer for the number of shares purchased in annual dividend is 1000। तो कितने नंबर ऑफ शेयर परचेज करने होंगे, 80 शेयर परचेज करने होंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे जो 200 शेयर बोल रखा है ये आपको मालूम होना चाहिए, आपको फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर बता रखा है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जब हमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए और हमें कोई भी क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, जब क्लास इंटरवल गिवन नहीं है तो आपको ओजाइव बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जब वो क्वेश्चन मीडियन के ऊपर पूछा गया है तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे कि क्या होता है, इसको अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 10 कितना है, ये एक्स आई हो गया और ये एफ आई हो गया। तो एक्स आई कितना है 10, सॉरी एक्स आई कितना है 10, 10 का कितना है फ्रीक्वेंसी 3, फिर 11, 11 का कितना है 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी कंप्यूट कर सकते थे। 11 कितना है 2, 2, 6, 3, 5, 3, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम 3 + 2 5, 2 7, 6 13, 3 16, 5 21 और 3 24, है ना। तो 24th टर्म कौन सा है, आपको इसको निकालने के लिए आपको सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली आप कंप्यूट करिए, आपको पता चल जाएगा। अब जैसे ये 3, ये 5, फिर ये 7, 7, 13, 16, 21 और ये 24। तो 12th नंबर का टर्म चाहिए, तो 12th नंबर का टर्म आपको कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा, हाँ या ना, क्योंकि 7 के बाद 12 से तो कहानी यहीं पर चालू है, हाँ या ना। तो अब आपको 12 और 13 दोनों चाहिए था, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो 12th टर्म भी होता और 13th टर्म भी होता, बीच वाला टर्म, तो दोनों टर्म आपको कहाँ मिलने वाला है, 12 और 13 दोनों आपको मिलने वाला है यही पर, हाँ या ना। अगर फॉर एग्जाम्पल वो 14 होता, तब हम लोग कहाँ पर एंट्री कर लेते, यहाँ एंट्री कर लेते। तो इस केस का जो मीडियन होगा, मीडियन आप डायरेक्टली कितना बता सकते हो, 13। क्लियर है। अब मीन नियरेस्ट टू द होल नंबर, मीन निकालना है, आप एक्स आई एफ आई निकाल लीजिए, तो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई आपको मालूम है कितना से कर रहे हो 24। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आप निकाल लीजिए। आप मीन किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, शॉर्टकट मेथड भी डिस्कस कर रखा है, डायरेक्ट मेथड भी डिस्कस कर रखा है, स्टेबलाइजेशन मेथड भी आपके साथ डिस्कस कर रखा है, हाँ या ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मिस्टर एंड मिसेस दास traveling by a car from Delhi to Kasauli for a holiday. Distance between Delhi to Kasauli approximately 350 किलोमीटर है। Due to heavy rain, they had slowed down. The average speed was reduced by 20 किलोमीटर per hour and the time increased by the journey। मतलब अब जो न्यू टाइम है माइनस जो ओल्ड टाइम, जो नया टाइम लगा माइनस जो पुराना टाइम था, इन दोनों में कितने के का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है। पहले जो डिस्टेंस था 350 किलोमीटर, ये अगर x से कवर हो रहा था तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा, क्योंकि स्पीड आपका घट गया है तो ये हो जाएगा x माइनस 20। तो सबसे पहले आप इस चीज को फ्रेम आउट कर लें तो आपके लिए ये लिखना आसान हो जाएगा। और ओल्ड टाइम तो भैया यही था, इसके बराबर। तो क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपकी x आएगी वही आपकी ओरिजिनल स्पीड हो जाएगी। क्लियर है। अब
विद द रिड्यूस्ड स्पीड द नंबर ऑफ आवर्स दे टुक टू रीच द डेस्टिनेशन। आपको इसकी वैल्यू भी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको कहा गया है अ होलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर का है और मेल्ट किया जाता है और बना दिया जाता है राइट सर्कुलर कोन में। आपको मालूम होना चाहिए कि जब कभी भी इस तरीके का रिकास्टिंग होता है तो एक ही चीज कांस्टेंट रहती है, वो कांस्टेंट रहने वाली चीज है वॉल्यूम। कभी भी 2D फिगर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वहां पर जो चीजें कांस्टेंट रहती है वो चीजें होती है पेरीमीटर। 3D फिगर के ट्रांसफॉर्मेशन में जो चीजें कांस्टेंट रहती है वो चीजें रहती है वॉल्यूम। ठीक है। तो अब फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका वॉल्यूम बताते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? सिंस कि ये हॉलो स्फीयर है तो हमको इसी वाले पार्ट का हमको वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल। तो हम लोगों ने 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब किया। 4/3 पाई। अब आर की वैल्यू गलती से भी 10 मत ले लेना। 10 डायमीटर है, 5 रेडियस होगा, 5 का क्यूब 125 माइनस, क्योंकि 4/3 पाई कॉमन ले चुके हैं तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब है। छोटे वाले का डायमीटर 6 है, रेडियस 3 होगा, 3 का क्यूब 27। हाँ या ना? तो 4/3 पाई 125 माइनस 27 करेंगे तो आ, कितना? 8 फिर 98। ओके, ठीक है। ये इतना आ गया मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। तो अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को वॉल्यूम ऑफ कोन से कंपेयर कर दें तो 4/3 पाई इंटू 98 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू मुझे पता नहीं, तो आर कोन का स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू मुझे मालूम है, वो कितनी है? 8। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई से पाई खत्म, बाई थ्री से बाई थ्री खत्म। अब रेडियस ऑफ कोन का वैल्यू आने वाला है 4 इंटू 98/8। आया ना? तो 2 से 4 और इसको 2 से 49, 4 से 4 खत्म। तो रेडियस ऑफ कोन आने वाला है रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 49। तो रेडियस ऑफ कोन होने वाला है प्लस माइनस 7, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन होने वाला है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इतने स्मार्ट कैलकुलेशंस के साथ आप कर सकते हैं काम। अगर आप यहीं पर डिवाइड बाई 3 या 22/7 को खोलने लग जाते तो आप परेशान हो जाते, वो आपको वहां पर खुलना नहीं है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर आप देखिए, मिसेस सुस्मिता वेंट टू अ फेयर एंड पार्टिसिपेटेड इन अ गेम। द गेम कंसिस्ट ऑफ अ बॉक्स हैविंग नंबर कार्ड फ्रॉम 01 to 30। द 3 prizes आर गिवन पर टेबल। अगर वॉल क्लॉक, परफेक्ट स्क्वायर, वाटर बॉटल, इवन नंबर विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, पर्स प्राइम नंबर। तो अब मुझे आप बताइए वॉल क्लॉक जीतने की संभावना कितनी है? तो 1 से लेकर के 30 तक में आप ये बताइए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हैं? तो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 1 है, 4 है, 9 है। तो ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ? मैं नंबर को पकड़ रहा हूँ। 1 2 3। 4 का करेंगे तो 16, 5 को करेंगे तो 25 और 6 को करेंगे तो 36। तब जाएगा नंबर, तो पकड़ना ही नहीं। तो ये मैं जो 1 4 9 16 25 निकाला, कैसे निकाला? मैं नंबर को पकड़ा, उसका क्या करते चला गया? स्क्वायर। अब 6 का 36 हो जाता, जो कि मेरे सीरीज से बाहर हो जाता, तो मुझे यहीं तक रुकना था। 1 2 3 4 5। 5/30 विल बी 1/6। तो ये तो क्लियर। वाटर बॉटल इवन नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो अब इवन नंबर में मुझे पकड़ना है 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 में 3 नहीं लेंगे, 6 लेंगे, 9 नहीं लेंगे, 12 लेंगे, 15 नहीं लेंगे, 18 लेंगे, 21 नहीं लेंगे, 24 लेंगे, 27 नहीं लेंगे, 30 लेंगे। तो एक के बाद एक नंबर अपने को लेना है। तो कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4 और 5। 5/30 वापस से 1/6। पर्स, पर्स जीतने की पर्स जीतने की संभावना कितनी है वो देख लीजिए। पर्स प्राइम नंबर, कौन कौन सा नंबर प्राइम है? 1
1 is neither prime nor composite. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/30 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 है ना। तो 1 नहीं ले लीजिएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो उसके साथ आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। X, Y, Z and C, X, Y and Z and C are the point on the circumference with a center O and AB is a tangent with to a circle at X, ZY और XY बराबर है, गिवन मार्क कर दिया है। एक 32 है, एक 66 है। फाइंड करना है BOX। सबसे पहला एंगल जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है BOX, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब आपको मालूम होगा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये तो 90 हो गया। इस ट्रायंगल में ये 32 है, तो इसको 58 होना होगा, हाँ या ना। तो सबसे पहला एंगल 58, क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल से हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब सी वाई और एक्स। अब आप इस आर्क को देखिए, सी एक्स सेंटर पे 58 बना रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे उसका हाफ बनाएगा और 58 का हाफ कितना होता है? 29 डिग्री। तो ये भी क्लियर हो गया, 29 डिग्री। जेड बाई एक्स, जेड वाई और एक्स, ये एंगल आपको पता करना है। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मैंने आपको कराया था, ये एंगल 66 है। अब ये टेंजेंट के साथ एक और 66 बना रहा है, तो ये भी ऊपर 66 ही बनाएगा, ये वाला एंगल 66। अब ओ एक्स वाई निकालने के लिए आपको सिंपली देखिए, ये आपका 66 आ रखा है, तो अब एंगल जेड और एंगल एक्स आपका बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि वाई जेड और वाई एक्स आपका बराबर है। तो एंगल जेड प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल जेड प्लस एंगल एक्स इज 180 माइनस 66, क्योंकि एंगल वाई की वैल्यू आपको 66 दे रखी है। तो ये कितना निकल करके आएगा? 114। अब ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू 1/4, तो एंगल एक्स निकल करके आ जाएगा 57 डिग्री और एंगल जेड भी निकल करके आ जाएगा 57 डिग्री, हाँ या ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो रिमेनिंग एंगल है, ये आपका होने वाला है 24 डिग्री, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि ये पूरा 90 है, रेडियस इस परपेंडिकुलर 66 ही है, तो 24 ये। ठीक है, अब ये पूरा एंगल कितना हो गया है? ये पूरा एंगल हो चुका है 57। तो एंगल ओ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एंगल जेड एक्स वाई माइनस एंगल जेड एक्स ओ, जेड एक्स ओ। तो जेड एक्स वाई कितना निकाल करके लेकर के आए? 57 डिग्री माइनस जेड एक्स ओ कितना निकाल लिए? 24 डिग्री। तो कितना हो गया ये? 33 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया आपका 33 डिग्री। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको बता दें। आपने यहाँ पे समझा होगा कि मैंने आपको ऑलरेडी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये सारी कुछ हम लोगों ने अपने पास्ट वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं और वो कितने इंपॉर्टेंट है वो आपको क्वेश्चंस देख करके चीजें समझ में आ रही होगी। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे। अब वैल्यू ऑफ एन निकालना है, आपको निकाल सकते हैं, और सम ऑफ एन टर्म्स ये भी आप निकाल सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन। अब ये इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये पी टी आर ये ट्रायंगल और पी एस और टी, आपको ये ट्रायंगल को क्या करना है? सिमिलर करना है। प्रूव दैट पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। ये दोनों प्रूफ हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं पहले की वीडियो में ही, और यहाँ पर इसी थ्योरम को यूज करके इसकी वैल्यू को भी कंप्यूट हम लोगों ने कर रखा है। आप प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट करिए, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जहाँ पर हम लोगों ने थ्योरम डिराइव किया था, तो सिर्फ हम लोगों ने इसको यूज नहीं किया था, वहां पर हम लोगों ने इसको
प्रूव भी किया था, और अब देखिए आगे वाले वाले सवाल में आपको ये प्रूफ भी पूछ रखा है। ठीक है, अब आपके पास कंस्ट्रक्शन यूजिंग द कम रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्शन सर्कल ऑफ रेडियस 4.5। सबसे पहले 4.5 बना दीजिए। ए बी ऑफ क्वाड 6 सेंटीमीटर ये बनाने आपको बता रखा है कैसे बनाना है। ये 6 सेंटीमीटर का ये मुझे लगता है कि द एग्जैक्टली इट्स द सेम क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस खोल करके आपको कट करना है, और इसको आपको ए एंड बी ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। एकदम ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, आप एक बार के लिए इसको चेक कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को ग्राफ से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना था। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। सिंस कि आपको मालूम है कि ये ओजाइव का रिप्रेजेंटेशन है, ओजाइव हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, और ये लेस देन का ग्राफ है। अब अगर ये लेस देन का ग्राफ है तो यहाँ पर जो ये 75 है, ये हमारा आखिरी फ्रीक्वेंसी का सम ही होगा, जिसके वजह से ये जो 75 है यही आपका टोटल नंबर ऑफ वर्कर हो जाएगा। है ना? अब आपको मीडियन क्लास निकालने के लिए आप चाहते तो यहाँ से निकाल सकते थे, बट बेहतर रहेगा कि आप एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लें। तो फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2000 पे 10 है, मतलब कि 2000 हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा अपर लिमिट। तो 2000 से पहले क्या होगा? अगर ये गैप कितने का चल रहा है? 2000 का चल रहा है, तो 0 से 2000 का जो रेंज होगा वो कितना होगा? 10। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब 2000 से 4000 इसका कितना होगा? इसका होगा आपका 20। 4 से 6000 कितना होगा? ये होगा आपका 35। 6000 से 8000 कितना होगा? ये होगा आपका 55। 8000 से 10,000 कितना होगा? ये होगा आपका 70। और 10,000 से आपका 12,000 कितना होगा? ये होगा आपका 75। क्लियर? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप चाहते तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बना सकते थे अगर इफ रिक्वायर्ड, बट अपने को उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने को मीडियम क्लास बताना है। तो 75 अपना टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है, तो इसको क्या करेंगे? 75 प्लस 1 76, तो 76/2 ये आपका आ जाएगा 38th टर्म। तो 38th टर्म आपके लिए क्लियर है कि वो किस टेबल में आपको दिख रहा है? वही आपका मिडिल क्लास हो गया ये वाले टेबल में। तो 6000 से 8000 आपका रेंज हो गया मीडियन क्लास का। आपसे मीडियन नहीं पूछ रहा है, मीडियन पूछता तो भी हमारे लिए आसान होता। हम लोग 38th नंबर का टर्म को देख करके क्रॉस करके यहाँ पर मिला लेते, वही हमारा मीडियन हो जाता। ठीक है, अब लोअर क्वार्टाइल रेंज पूछ रहा है। लोअर क्वार्टाइल क्या होता है? n/4 क्या होता है? n/4। यहाँ पर नंबर ऑड है तो उसको n+1 कर लीजिए। तो n+1 कितना कर लीजिए? 76/4। 76/4 करेंगे तो 19th 19th टर्म हमें किसमें देखने को मिलेगा? इसमें। तो 2000 से 4000 हमारा लोअर, 2000 से 4000 हमारा लोअर क्वार्टाइल देंगे। 1 2 3 ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन लेस देन ग्राफ का है, और आपसे पूछा नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग मंथली सैलरी मोर देन और इक्वल टू 6000 बट लेस देन 10,000, 10,000 से कम। तो पैसा कौन बता रहा है? पैसा बताने वाला मंथली सैलरी ये है हमारा, है ना? अब सबसे पहले हमको बोला गया मोर देन और इक्वल टू 6000 बट लेस देन 10,000, तो भैया 10,000 तो ये रहा। अगर यहाँ पर लेकर के गया तो हमें पता चला कि 70 लोग हैं जिसका लेस देन 10,000 है। तो यहाँ पर लेस देन 10,000 का आंसर कितना आ जाएगा? 70 माइनस। अब लेस देन 6,000 का मतलब ये 35 लोग, मतलब कि 35 लोग ऐसे हैं जिसका सैलरी 6,000 से कम है। 70 लोग ऐसे हैं जिसका सैलरी 10,000 से कम है। तो 6,000 से ज्यादा वाले कितने लोग होंगे? ये रेंज माइनस ये रेंज, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट आप करेंगे और आपका आंसर निकल करके आएगा 35, जो कि आपका इसका आंसर होगा, है ना? तो इसी के साथ हम लोगों ने अपना सीरीज को खत्म किया। जो कमिटमेंट किया था आपके साथ कि फुल सीरीज लेकर के आएंगे, 5 साल का पेपर लेकर के आएंगे, उसको पूरा किया। और आपकी
पूरे के पूरे मैथ्स रिवीजन को कराने में कम समय में पूरा मैथ्स को रिवाइज कराया, जो कि आपका कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग किया होगा, आपके एक कॉन्फिडेंस दिया होगा और अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, मेरी तैयारी हो चुकी है, अगर आपने पूरे पास वीडियो को सही तरीके से देखा होगा तो। आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी इस तरीके का सीरीज आईसीएसई बोर्ड के लिए कहीं नहीं दिखने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग भागलपुर से हम लोग फर्स्ट एडटेक हैं, पहली ऐसी संस्था है जो कि बच्चों के लिए फ्री में ये कोर्स को लेकर के आई। दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोग एक रिवॉल्यूशन लेकर के आना चाह रहे थे कि जहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए बोर्ड टाइम पे पढ़ाने के लिए जहां पर टीचर्स ऑनलाइन अपने कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, हम लोगों ने कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया। हम लोग ऑनलाइन आए और उन बच्चों तक पहुंचने का कोशिश किया जिन बच्चों के लिए एफोर्डेबिलिटी भी नहीं हो सकती है, उनको फ्री चाहिए, तो उनके लिए चीजों को फ्री कर दी ताकि आप पढ़ सकें, आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके और आप बोर्ड एग्जाम में जाकर के फोड़ सकें। है ना? तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरीके से किसी अगले सीरीज में, जहां पर हम लोग अपने मॉक टेस्ट पेपर्स को लेकर के आएंगे। क्लियर है? चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी। टिल देन फोड़ने के लिए रहिए तैयार और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।